गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग एक टॉपिक को लेंगे। दरअसल दो टॉपिक लेंगे। एक देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट, और विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बाद देखेंगे विश्व असमानता रिपोर्ट, है ना। ये देखिए, ये विश्व असमानता रिपोर्ट 2022, और ये हम लोग देखेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2022 को, है ना। दोनों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि 10वीं रिपोर्ट थी ये। ये जो रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट, ये पहले प्रकाशित हुई थी 2012 में, और अभी प्रकाशित हुई है 2022 में। तो इस हिसाब से देखें तो ये रिपोर्ट जो है ना, वो 10वीं रिपोर्ट है। देखिए, ये प्रश्न कहाँ आ सकता है। ये 68th बीपीएससी के प्री में आ सकता है, जो 2 घंटे का पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का सिंगल पेपर, उसमें आ सकता है। और ये सेम प्रश्न जो है ना 67th बीपीएससी का जो मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ पर GS1 का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर ये प्रश्न आ सकता है। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, ये जो है ना दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 जो है दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। पहला है खुशी या जीवन मूल्यांकन को सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाना। ये खुशी जो है ना, खुशी और जीवन मूल्यांकन को सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जाना। और दूसरा है उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देश में कल्याण एवं जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। दो चीज़ हो गया। अब देखिए, रिपोर्ट आमतौर पर प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कई कारकों के आधार पर 150 देशों के रैंक प्रदान करती है। भाई, कितने देशों को रैंक प्रदान करती है? 150। इस रिपोर्ट में 146 स्थानों को स्थान दिया गया है, ठीक है ना। इस बार क्या है, 146 स्थानों को स्थान दिया गया है। प्रतिवर्ष प्रत्येक चर 0 से 10 के पैमाने पर आबादी भारित औसत स्कोर को मापता है, जिसे समय की अवधि में और अन्य देशों की तुलना में ट्रैक किया जाता है। जिसको क्या किया जाता है? समय की अवधि में और अन्य देशों की तुलना में ट्रैक किया जाता है। अब देखिए, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? ये बार बार प्रश्न आया है। ये प्रश्न जो है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता, यह फिनलैंड है। फिनलैंड 5वीं बार लगातार जो है शीर्ष पे है, ये टॉप पर है। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। ये विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। सेकंड नंबर डेनमार्क का है। खुशी में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई है ना, वो ये सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में हुई। सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया में सबसे ज़्यादा खुशी में वृद्धि हुई है। सबसे निम्न प्रदर्शनकर्ता को देखें तो अफ़गानिस्तान को सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में स्थान दिया गया है। सबसे दुखी राष्ट्र कौन है? अफ़गानिस्तान। उसके बाद क्रमशः लेबनान, जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना का स्थान रहा। अब भारत का प्रदर्शन की बात करें तो भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखा गया है। एक वर्ष पहले यह 139वें स्थान पर था, ठीक है, जबकि इस वर्ष क्या है, 136वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत की स्थिति क्या है? 136 है। तो ये प्रश्न जो है वो बन सकता है कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भारत की रैंकिंग में कितने कितने स्थान का सुधार आया है? 3 अंक का। ये प्रश्न आ सकता है कि भारत की स्थिति गत वर्ष कितनी थी? तो 139वीं थी। इस वर्ष कितनी है? तो 136वां है। तो इस तरह का प्रश्न जो है वो हमेशा एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। कोई अनहोनी नहीं है इस तरह का प्रश्न देखना। तो आगे देखते हैं सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब देखिए, सतत विकास समाधान नेटवर्क क्या है? तो वर्ष 2012 में शुरू हुआ सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN, सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित व्यावहारिक समस्याओं को हल करने हेतु वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वावधान में स्थापित किया गया था। सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN और बर्टेलेस्मन स्टीफेंगटन द्वारा वर्ष 2016 में वार्षिक SDG सूचकांक और डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट प्रकाशित की जा रही है। तो चलिए, ये यहाँ तक हमने देखा इसको, भाई इतने में काम हो जाएगा जो है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। एक दूसरा टॉपिक है, इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, विश्व असमानता रिपोर्ट 2022। ये विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 क्या है और ये क्या कहती है?
तो देखिए, हाल ही में जारी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत अब दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है। असमान देशों का मतलब ये हो गया कि गरीबी और अमीरी की खाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है भारत में। देखिए, सच्चाई ये देखिए कि अपने यहाँ जो मेंटलिटी है, लोगों की जो मानसिकता है, वो अब जो है ना समाजवादी टाइप से शिफ्ट हो रही है। लोग ज़्यादा पूंजीवादी की तरफ जो है वो कन्वर्ट होते जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब काफ़ी चीज़ें बदल गई है। हम लोग इसके ऊपर में आराम से चर्चा करेंगे। ये तो समाजशास्त्र का मसला है कि अब एक फैमिली है ना, एक फैमिली में भी एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा है और दूसरे आदमी के पास बिल्कुल नहीं है। एक परिवार का है, लेकिन जिसके पास बहुत ज़्यादा है और जिसके पास नहीं कुछ है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये जो है ना आम मेंटलिटी है, वही हाल देश का भी है। तो असमानता जो है परिवार से निकल के देश की सीमा में और उसके बाहर भी देखते हैं कि फैल रही है। तो यह रिपोर्ट वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानता गतिशीलता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? गतिशीलता को, अनुसंधान को बढ़ावा देना है। यह रिपोर्ट वैश्विक असमानताओं को ट्रैक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानों प्रयासों का सबसे अपडेटेड संश्लेषण प्रस्तुत करती है। और वैश्विक संदर्भ में इसको देखें तो संपत्ति का वितरण, वैश्विक संदर्भ में संपत्ति का वितरण हम देखें तो दुनिया की सबसे गरीब आधी आबादी के पास मुश्किल से कोई संपत्ति है। दुनिया की जो आधी सबसे गरीब इकाई है, अगर दुनिया की आबादी 8 अरब माने तो 4 अरब लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं है। कुल संपत्ति का मात्र 2%, जबकि दुनिया की सबसे अमीर 10%। देखिए, आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का है ना दुनिया की 2% के करीब करीब मान सकते हैं, लेकिन 10% अमीर आबादी के पास जो है ना वो दुनिया की संपत्ति का 76% हिस्सा मौजूद है। ठीक है ना, 76% हिस्सा मौजूद है। किसके पास? कुल संपत्ति का 10% आबादी के पास, दुनिया की जो 10% अमीर आबादी है उसके पास। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका दुनिया के सबसे असमान क्षेत्र हैं, जबकि यूरोप में असमानता का स्तर सबसे कम है। यूरोप में सबसे कम है, यूरोप जो है ना कम असमानता है। लेकिन दुनिया में उत्तरी अफ्रीका को देख लें, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका, इसमें क्या है कि अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है। अब देखते हैं लैंगिक असमानता को। लैंगिक असमानता में हम लोग देखें तो श्रम कार्य से होने वाली कुल आय, श्रम आय में महिलाओं की हिस्सेदारी वर्ष 1990 में लगभग 30% थी, जो अब बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। यानी बढ़ गई है 5%। 30% थी जो बढ़कर क्या हो गई? 35% पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों के भीतर मौजूद असमानता विभिन्न देशों के बीच मौजूद असमानता से अधिक है। देखिए, जैसे मानते हैं यूएसए है, भारत है, चाइना है, बांग्लादेश है, इन सब के बीच में ना इनकम को लेके असमानता है। ठीक है, लेकिन वो असमानता तो कम असमान है, लेकिन इन देशों के अंदर की असमानता, जैसे अमेरिका में ही देख लें तो गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है। भारत में ही देख लें, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये क्या है? यही लिखा हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक विभिन्न देशों के भीतर मौजूद असमानता विभिन्न देशों के बीच मौजूद असमानता से अधिक है। मौजूदा समय में देखें मौजूदा समय में देशों के भीतर शीर्ष 10% और निचले 50% व्यक्तियों की औसत आय के बीच का अंतर लगभग दोगुना हो गया है। क्या हो गया है? दोगुना हो गया है। अमीर देश और गरीब सरकारें। अब देखते हैं हम लोग, अमीर देश हैं लेकिन सरकारें क्या हैं? गरीब हैं। तो पिछले 40 वर्षों में कई देश काफ़ी अमीर हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफ़ी गरीब हो गई है। पिछले 40 वर्षों में कई देश काफ़ी अमीर हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकारें काफ़ी गरीब हो गई हैं। देखिए, अमीर कैसे देश हो गए भाई? इन्होंने कैपिटलिस्ट जो पॉलिसी है उसको बढ़ावा दिया। तो उन देशों में कैपिटलिस्ट ने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाए, बड़े बड़े पोर्ट्स बनवाए, बड़े बड़े कारखाने लगवाए। तो उस तरीके से हम लोग देखें तो उन देशों में गरीबी तो बढ़ गई, या दिख रही है गरीबी बढ़ गई, लेकिन उन संपत्ति पर जो है ना, मतलब अमीरों का हक है। और अमीर जो है ना वो टैक्स के रूप में बड़ा आसान तरीके से टैक्सों की चोरी कर लेते हैं।
वही टैक्स की चोरी करना ना, मतलब कॉरपोरेट है ना, वो बहुत तरीके से करते हैं, उसके लिए सीए बैठाए जाते हैं, बाकी चीज़ें। तो गवर्नमेंट को उसका प्रत्यक्ष फ़ायदा नहीं मिला तो देश तो अमीर हो गया, लेकिन सरकारें गरीब हो गई। यानी सरकारों के पास टैक्स का वो पैसा नहीं पहुंचा जो उसके पास पहुंचना चाहिए था, जिसके कारण क्या हो गया, वर्तमान में सरकारों की कम संपत्ति का भविष्य में असमानता से निपटने के लिए राज्य की क्षमताओं के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसी 21वीं सदी की प्रमुख चुनौतियों के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। क्या है? महत्वपूर्ण निहितार्थ। अब देखते हैं असमानता में कोविड संकट का प्रभाव। इस असमानता में कोविड संकट का क्या प्रभाव रहा? ठीक है, तो कोविड-19 महामारी और उसके बाद आए आर्थिक संकट ने वैश्विक स्तर पर सभी देशों को प्रभावित किया, लेकिन इसके कारण सभी देश अलग अलग प्रभावित हुए हैं। सभी देश कैसे प्रभावित हुए? अलग अलग प्रभावित हुए। यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया ने वर्ष 2020 में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। कितनी? -6% से -7.6% के बीच। जबकि पूर्वी एशिया, जहां महामारी की शुरुआत हुई, इस 2019 के स्तर पर अपनी वर्ष 2020 की आय को स्थिर रखने में सफल रहा। क्या रहा? 2020 की आय को रखने में सफल रहा। भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो संपत्ति का वितरण की बात करते हैं। संपत्ति का वितरण, तो भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है। क्या है? भारत एक गरीब और अत्यधिक असमान देश है, मतलब असमानता भी बहुत है भारत में। शीर्ष 17% आबादी के पास वर्ष 2021 में कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा मौजूद था। देखिए, मात्र 17% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 5वां हिस्सा मौजूद था और नीचे के आधे हिस्से के पास मात्र 13%। आधे के जो हिस्से हैं ना, जो बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके पास मात्र 13% जो है वो मौजूद था। भारत द्वारा अपनाए गए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण ने अधिकतर शीर्ष 1% को लाभान्वित किया है। ठीक है ना, यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि अंबानी, अडानी और ऐसे कुछ लोग हैं, उन्हीं के पास पैसा का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके पास जो है इस हिसाब से पैसा नहीं पहुँचता है। अब देखते हैं औसत घरेलू संपत्ति। तो भारत में औसत घरेलू संपत्ति कितना है? 9,83,010 रुपये है। भाई ये आंकड़ा याद रख लें तो बुरा नहीं है। 9,83,010 रुपये है। यह देखा गया है कि 1980 के दशक के मध्य से लागू की गई उदारीकरण की नीतियों ने दुनिया में देखी गई आय एवं धन असमानता में सबसे चरम वृद्धि में योगदान दिया है। अब देखते हैं लैंगिक असमानता। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है, जो एशिया में औसत 21%, चीन को छोड़कर से काफ़ी कम है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि लैंगिक असमानता देखने को मिल रही है। महिला श्रम आय का हिस्सा 18% के बराबर है बस, और चीन में 21% है, और यह दुनिया में सबसे कम में से एक है। ये अपने यहाँ देखने को मिलती है। अब देखते हैं कार्बन इनइक्वलिटी। भाई कार्बन इनइक्वलिटी जो है ना, इसमें क्या है, तो भारत एक न्यून कार्बन उत्सर्जक है। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति जो कार्बन उत्सर्जन है वो भारत में बहुत कम है, लेकिन चूंकि भारत में आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भी थोड़ा बहुत कार्बन देखने को मिलता है। ग्रीन हाउस गैस की प्रति व्यक्ति औसत खपत सिर्फ 2 CO2e के बराबर है। कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य या CO2e एक सामान्य इकाई में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का वर्णन करने के लिए एक शब्द है। ये स्तर आमतौर पर उप सहारा अफ्रीकी देशों में कार्बन पदचिह्नों के तुलनीय है। भारत में आबादी के निचले 50% में मौजूद एक व्यक्ति यूरोपीय संघ में निचले 50% में मौजूद व्यक्ति की तुलना में 5 गुना कम और अमेरिका में निचले 50% की तुलना में 10 गुना कम कार्बन उत्सर्जन करता है। अब देखते हैं निजी संपत्ति में वृद्धि। चीन में भारत जैसे विकासशील देशों में निजी संपत्ति में वृद्धि हुई है। चीन में हाल के दशकों में निजी संपत्ति में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस समय के दौरान भारत में देखी गई निजी संपत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि 1980 के स्तर 290% से बढ़कर 2020 में 560% हुई है। ठीक है, यानी कि देखिए, महामारी के दौरान भी ना जो अमीर लोग हैं उनका काफ़ी संपत्ति बढ़ा, बहुत काफ़ी प्रॉपर्टी तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि उनका सारा बिजनेस ऑर्गेनाइज था। तो अनऑर्गेनाइज जिनका बिजनेस था वो तो ख़त्म हो गए,
या उनको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन वो काफ़ी ग्रोथ दर्ज करने में जो है वो सफल रहे। अब देखते हैं सुझाव। तो रिपोर्ट में करोड़पतियों पर मामूली प्रगतिशील संपत्ति कर लगाने का सुझाव दिया गया है। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में धन संकेंद्रण के मद्देनज़र प्रगतिशील कर सरकारों के लिए महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा चीज़ है जो बेसिक हमने देखा। तो ये 2 टॉपिक है हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। धन्यवाद।